अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। और आज इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी एंड व्हाट इज़ द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी और काइंड्स ऑफ लेजिटिमेसी। मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं लेजिटिमेसी के, उनके ऊपर भी बात होगी। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉरी मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ लेजिटिमेट्स आर लॉफुल, लीगल, लिसिट। तो जो लेजिटिमेसी है या लेजिटिमेट है, उसका जो जनरल मीनिंग है वो है लॉफुल, लीगल और लिसिट। यानी जो भी चीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ होगी, लीगल होगी या ट्रेडिशनली एक्सेप्टेबल होगी, डेट विल बी कॉल्ड लेजिटिमेट। किसी भी चीज़ का ट्रेडिशंस के मुताबिक होना, किसी भी चीज़ का लॉ के मुताबिक होना, या कानून के मुताबिक होना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना, वो जो है उसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। वाइल ऑल दीज वर्ड्स मीन बीइंग एन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी इसका जनरल मतलब ये है कि विच थिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ is called legitimate. आइए देखते हैं कि legitimacy may apply to a legal right or status। तो किसी भी अदारे का कोई इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, लीडर है, तो उसके इसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू ए लीगल राइट और स्टेटस। तो जब उस अदारे को लीगल राइट हासिल हो सकता है हुकूमत करने का, उस लीडर को हुकूमत करने का लीगल राइट हासिल हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वो लेजिटिमेट है। यानी जब कोई शख्स, जब कोई अदारा जो है हुकूमत करने का कानूनी इख्तियार हासिल कर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अथॉरिटी हासिल कर लेता है, तो उसकी वो अथॉरिटी, उसका वो जो अदारा अख्तियार होगा, उसको हम लेजिटिमेट का जो है वो नाम देंगे। और इन एक्सटेंड यूज टू ए राइट और स्टेटस सपोर्टेड बाय द ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। तो एक चीज़ तो ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बात करते हैं तो रियासत का एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके मुताबिक उसने वो गवर्नमेंट हासिल की होती है या लीडरशिप हासिल की होती है। इसके अलावा जो है जो स्टेट के जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, उनके अंदर भी अगर वो एक्सेप्टेबल है, उस ट्रेडिशंस के मुताबिक उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या वो उस कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल है, तो फिर भी जो है उसका वो स्टेटस एज ए लीडर, एज ए गवर्नमेंट है, उसको हम लेजिटिमेट का है नाम देंगे। जी, लेजिटिमेसी के लिए और जो मुतबादिल अल्फाज हैं कौन कौन से हैं, वो हैं अथॉरिटी। जी, द वर्ड अथॉरिटी, जस्टिस, वैलिडिटी, लॉफुलनेस, परमिसिबिलिटी एंड राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली राइटनेस एंड आर अदर वर्ड्स फॉर लेजिटिमेसी। तो जो लेजिटिमेसी है, जैसा कि मैंने कहा कि विच थिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ, विच थिंग विच इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशंस और कस्टम्स, वो क्या है, वो लीगल है, जो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो उसके जो लेजिटिमेसी के लिए क्या है, अथॉरिटी। जब हम कोई काम करने की बाकायदा आइन के मुताबिक, रियासत के कानून के मुताबिक अथॉरिटी हासिल कर लेते हैं, जस्टिस के मुताबिक हो वो, यानी इंसाफ के मुताबिक हो, वैलिड हो वो, लॉफुल हो, परमिसिबिलिटी उसमें पाई जाती हो, राइट हो यानी दुरुस्त हो, कॉन्स्टिट्यूशनबिलिटी जो है उसमें पाई जाती हो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पाई जाती हो, और राइट जो है वो उसमें लेजिटिमेटनेस पाई जाती हो, यानी जायज़ियत, दुरुस्त हो, जायज़ हो, इलीगल ना हो। तो ये लेजिटिमेसी के मुतबादल वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेजिटिमेसी इज कॉमनली डिफाइंड इन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एज द बिलीफ दैट ए रूलर, इंस्टीट्यूशन और लीडर हैज़ द राइट टू गवर्न। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेजिटिमेट पॉलिटिकल साइंस के अंदर और सोशियोलॉजी के अंदर जो है, मैक्स वेबर ने जो है इसको जिस तरह डिफाइन किया, तो वो है द बिलीफ दैट द रूलर, इंस्टीट्यूशन और लीडर। यानी जब भी कोई रूलर, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई लीडर जो है हैज़ द राइट टू गवर्न, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रियासत के कानून के मुताबिक या वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक, जब वो हुकूमत करने का राइट हासिल कर लेता है, हुकूमत करने का राइट टू गवर्न हासिल कर लेता है, तो उसकी गवर्नमेंट को कहेंगे, लेजिटिमेट कहेंगे, और वो जो अमल है उसको लेजिटिमेसी कहा जाएगा। तो गोया लेजिटिमेसी क्या है, इन कॉमन वर्ड्स, राइट to govern according to the constitution, right to govern according to the legal process, right to govern according to the traditions and customs of the country। तो ये इसको जो है वो लेजिटिमेसी का जो है वो नाम दिया जाएगा। और नेक्स्ट है लेजिटिमेसी इज ए रिकग्नाइज्ड राइट टू रूल। लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी है रिकग्नाइज्ड राइट
टू रूल, यानी हुकूमत करने का एक तस्लीम शुदा जो अख्तियार है, उसको हम राइट लिजिटिमेसी कहते हैं। लिजिटिमेसी क्या है? रिकग्नाइज्ड, जिसको रिकग्नाइज किया जाता हो। राइट टू रूल, ऐसा हक जिसको रियासत का आइन, रियासत का कानून, रियासत की जो ट्रेडिशंस हैं वो उसको रिकग्नाइज करती हों कि इस तरीक़ेकार के मुताबिक कोई शख्स हुकूमत कर सकता है, तो वो जो तरीक़ेकार होगा उसको लिजिटिमेसी कहा जाता है, वो अमल लिजिटिमेसी कहलाएगा। इसकी ये डेफिनेशन है, लिजिटिमेसी इज ए रिकग्नाइज्ड राइट टू रूल। आइए नेक्स्ट देते हैं, एन अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल ए गवर्नमेंट is considered legitimate if people under it recognize it as rightful or legal position। जब भी कोई शख्स जो है गवर्नमेंट हासिल करता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है हुकूमत हासिल करती है, तो उसके बारे में ये जानना हो कि वो लिजिटिमेट है या कि नहीं है, यानी वो जायज़ियत के मियार पर पूरा उतरती है या जायज़ियत के मियार पर पूरा नहीं उतरती, तो हम क्या देखेंगे? दोबारा देखिएगा, एन अथॉरिटी, एन अथॉरिटी की जगह पे आप एन लीडर लीडर लगा सकते हैं, और इसके अलावा एक गवर्नमेंट लगा सकते हैं। एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड लिजिटिमेट, यानी किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी लीडर को जो है उस वक्त लिजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा इफ पीपल अंडर इट, यानी जब जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जा रही है, जिन लोगों का वो लीडर है, रिकग्नाइज इट एज राइटफुल एंड लीगल पोजिशन, जब उसके जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जा रही है वो उसकी हुकूमत को ये रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये राइटफुल है, ये दुरुस्त है और ये लीगल है और इसको हुकूमत करने का हक हासिल है। वो हक उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकता है, लीगल प्रोसेस के जरिए मिल सकता है, या फिर वो वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं उसके मुताबिक भी वो इक़्तिदार अगर हासिल कर लेता है और लोग उसकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज कर लेते हैं कि इसको वाकया ही हुकूमत करने का हक हासिल है, इसने हुकूमत हासिल करने के लिए कोई इलीगल तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं किया, पावर या फोर्स इस्तेमाल नहीं की, या ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं किया जिसकी ट्रेडिशंस वहाँ की इजाज़त ना देती हों, तो फिर जो है उसको हम कहेंगे कि वो लिजिटिमेट जो है वो गवर्नमेंट है, या लिजिटिमेट लीडर है, या लिजिटिमेट उसकी अथॉरिटी, उसको जो है लिजिटिमेट जो है कंसीडर किया जाएगा। पॉलिटिकल लिजिटिमेसी क्या है? पॉलिटिकल लिजिटिमेट, इन पॉलिटिकल साइंस legitimacy has traditionally been understood as the popular acceptance। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, popular acceptance and recognition। popular एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अवाम उसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट को, किसी शख्स की हुकूमत को अवाम की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उसको वो तस्लीम कर लेते हैं और उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं बाय द पब्लिक ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ए गवर्निंग रजीम। तो क्या है? वेयर एज अथॉरिटी हैज़ पोलिटिकल पावर थ्रू कंसेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, नॉट कोर्शन, यानी उसको जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो गवर्नमेंट हासिल कर ले, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर ले, लीगल प्रोसेस के जरिए कर ले, लेकिन नॉट बाय कोर्शन, जबर के जरिए ना हो, ताकत के जोर पे उसने इक़्तिदार के ऊपर कब्जा ना किया हो, यानी उसने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इस्तेमाल ना किया हो, या कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल ना किया हो जिसकी वहाँ की ट्रेडिशंस और वहाँ का कल्चर है वो इजाज़त ना देता हो। तो फिर उसकी जो गवर्नमेंट है, अगर उसको पॉपुलर एक्सेप्टेंस हासिल हो जाती है और पॉपुलस रिकग्निशन हासिल हो जाती है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि उसकी जो गवर्नमेंट है दैट्स लिजिटिमेट। गोया मुख्तसर ये कि लिजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जब अवाम की तरफ से किसी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसको रिकग्नाइज कर लिया जाए, और वो समझते हों कि जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रखे हैं इन्हें हुकूमत करने का जो है इख्तियार हासिल है, यानी उनको अवाम की सपोर्ट हासिल हो जाए, उनको अवाम की तायद हासिल हो जाए, तो फिर जो है उसको जो है वो उस गवर्नमेंट को जो है हम कहेंगे कि ये एक जब कंसेंसस पैदा हो जाए कि ये लीगल है, ये अकॉर्डिंग टू द कल्चर है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेकिन उसमें शर्त है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कोर्शन के ज़रिए आती हो, जबर के ज़रिए, ताकत के ज़ोर पे आती हो, यानी अवाम की विल के ख़िलाफ़ हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आती हो, उसको लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा। जब किसी रियासत के अंदर एक मार्शल लॉ लगता है, तो मार्शल लॉ जो है उसको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होती, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, तो इसको हम कहेंगे कि वो लिजिटिमेट नहीं है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, मैक्स वेबर वो शख्स है जिसने लिजिटिमेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है, पॉलिटिकल लिजिटिमेसी और सोशल लिजिटिमेसी के ऊपर। वो कहता है कि ए पॉलिटिकल regime is legitimate means that its participants have certain beliefs or faith in regard to it। मैक्स वेबर क्या कहते हैं? इन पॉलिटिकल regime, a legitimate means that
its participants have certain beliefs and faith in regard to it। कि जब भी किसी कोई किसी किसी गवर्नमेंट के बारे में या किसी लीडर के बारे में हमें ये जानना हो कि वो लेजिटिमेट है या कि नहीं है, तो हम देखेंगे कि जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो उसके जो उस कल्चर के जो बिलीव्स हैं, उसके जो अकायद जो हैं, क्या उसके मुताबिक, उस फेथ के मुताबिक वो इक़्तिदार हासिल कर रखा है या कि नहीं कर रहा। अगर उसके बिलीव्स और फेथ के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस है, तो फिर जो है उसको जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और नेक्स्ट है जी टेड गोर एक और पॉलिटिकल फिलोसोफर है। उसका कहना यह है, टेड गोर कहता है, डिफाइंस द लेजिटिमेसी एज दैट फीलिंग्स which help the citizens to regard the rulers as proper, legal and deserving of their support। तो टेड गोर क्या कहता है? टेड गोर ये कहता है, डिफेंस द लेजिटिमेसी एज द फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स विच हेल्प द सिटीजन्स टू रिगार्ड द रूलर्स एज प्रॉपर। जो ऐसी फीलिंग्स जो जो रूलर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको जो है वो समझती हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से आए हैं, ये लीगल तरीके से आए हैं और ये डिज़र्व करते हैं टू रूल ओवर द कंट्री, कि इनको इनको ये इख्तियार हासिल है और उनको अवाम की सपोर्ट हासिल हो जाती है, यानी अवाम की उनको हमायत हासिल हो जाती है और वो समझते हैं कि इनको हुकूमत करने का कानूनी इख्तियार हासिल है या उनको कल्चर के अंदर ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि ये लोग गवर्नमेंट कर सकते हैं। तो उनकी गवर्नमेंट को जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो कहा जाएगा, जो कि एक तयशुदा असूल के मुताबिक, तयशुदा तरीक़ा इंतखाब के मुताबिक या तयशुदा ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है उन्होंने हुकूमत अगर हासिल की है, तो उसकी जो गवर्नमेंट है वो लीगल कंसीडर की जाएगी, यानी वो लेजिटिमेट जो है वो कंसीडर की जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट? लेजिटिमेसी इज रिकॉग्नाइज्ड राइट टू रूल। लिजिटिमेसी क्या है? ये रिपीट हो रखा है, राइट टू रूल, कि हुकूमत करने का हक हो। एक गवर्नमेंट इज कंसीडर्ड लिजिटिमेट इफ पीपल अंडर इट्स अथॉरिटी रिकॉग्नाइज इट एज ए राइटफुल। तो एक गवर्नमेंट कब लिजिटिमेट होती है? एक गवर्नमेंट उस वक्त लिजिटिमेट कंसीडर की जाएगी, यानी उस वक्त उसको जायज़ तस्वर कर लिया जाएगा कि जब उस उन लोगों को, जिन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रखे हैं, वो लोग उस कंसीडर करते हों कि इनको जो है वो हुकूमत करने का राइट हासिल है और ये हक बजानब हैं, ये लोग हुकूमत कर सकते हैं और इन्होंने हुकूमत करने का जो इख्तियार है वो लीगल प्रोसेस के ज़रिए या ट्रेडिशंस के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए हासिल किया है, तो लिहाजा वो उसको लीगल गवर्नमेंट जो है तस्वर करेंगे। लीगल गवर्नमेंट इज ऑलवेज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ए गवर्नमेंट is considered legitimate if people under its authority recognize it as rightful। कि जब लोग समझ लेंगे कि ये राइटफुल है, दुरुस्त है, जायज़ है, तो फिर वो लेजिटिमेट है। वो ये सर्टिफिकेट है किसी भी गवर्नमेंट के लेजिटिमेट होने का या ना होने का, कि अवाम की उसको सपोर्ट हासिल है कि नहीं है, अवाम उसके बारे में कंसेंसस रखते हैं या नहीं रखते। ये बेसिकली एक उसको जो है वो सपोर्ट हासिल हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी जो है, विच आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लेजिटिमेसी। द फर्स्ट वन इज ओपननेस, पार्टिसिपेशन, responsibility and accountability are the elements and characteristics of legitimate actions। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है जब अपने आप को वो लेजिटिमेट डिक्लेयर करती है, तो ज़रूरी है कि उसके अंदर ओपननेस पाई जाती हो, ओपन पार्टिसिपेशन पाई जाती हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबिलिटी हो। डियर स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्टली आप यूँ समझ लें कि ये चारों फीचर जो हैं, ये चारों फीचर एक डेमोक्रेटिक और लिबरल सोसाइटी के हैं। तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स होती है, इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि शी मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। ये ओपननेस, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली उन्हीं के ही फीचर हैं, और जो लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं ये उनके फीचर्स हैं। तो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती। अनडेमोक्रेटिक लीडर जो है उसको हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। तो लेजिटिमेसी के लिए क्या है? उसके अंदर ओपननेस पाई जाती हो, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपनी पॉलिसीज जो है इंट्रोड्यूस कराता हो, अपने डिसीजंस करता हो और उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना पाई जाती हो। पार्टिसिपेशन ओपन हो, कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो लोगों की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें पाई जाती हो कि वो आंसरेबल हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने मामलात का, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी पाई जाती हो, उसका मुहासबा भी किया जा सकता हो। आर द एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेजिटिमेट एक्शंस। और नेक्स्ट पॉइंट है three types of legitimacy। तो there are three types of legitimacy according to the Max Weber। Max Weber कहता है कि there are three types of legitimate authority।
ट्रेडिशनल, जी, द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल legitimacy, rational legitimacy and charismatic leadership या charismatic legitimacy। तो जो ये बेसिकली जो है ये लीडरशिप की भी इकसाम है, गवर्नमेंट की भी इकसाम है और ये legitimacy की भी इकसाम है। तो 3 टाइप्स ऑफ legitimacy, इसको आप इन सेंस देख सकते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो ये लीडरशिप की भी है और यानी लीडरशिप को हमने चेक करना होता है कि कौन सी लीडरशिप जो है लेजिटिमेट होती है या कौन सी नहीं है। तो मैक्स वेबर के मुताबिक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी, ट्रेडिशनल, रैशनल एंड कैरिस्मेटिक। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 काइंड्स ऑफ लेजिटिमेसी। अंडर ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी, रवायती क़यादत, रवायती जैसियत क्या है? ए रूलर इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट इफ they respect long-standing traditions specifying the character of the government and the ways of assuming power। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा क्या है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है गवर्नमेंट हासिल करने की कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ नाम्स होते हैं, कुछ चीज़ें सेट ऑलरेडी होती हैं। अगर कोई शख्स जो है वो जो अरसा दराज से गवर्नमेंट हासिल करने की जो ट्रेडिशन सेट हो चुकी हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए वो इक़्तिदार हासिल कर सकता है, कर रखा है, वो हुकूमत हासिल कर लेता है, तो उसकी वो जो गवर्नमेंट है उसको हम कहेंगे कि वो ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी के मेयार पर पूरा उतरता है। मसलन ऐसा उन ममालिक में होता है जहाँ पे मज़हबी लीडरशिप होती है या जहाँ पे जो है वो मोनार्की पाई जाती है। तो मोनार्की के अंदर क्या होता है कि मोनार्की के अंदर हुकूमत हासिल करने का एक ट्रेडिशनल सेटअप होता है कि जो बाप है वो बादशाह है, तो बाप उसके बाद उसका बेटा बादशाह बनेगा, उसके बाद फलां बनेगा। ये ट्रेडिशंस ऑलरेडी सेट होती हैं और उसके मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट हासिल कर रखा है तो फिर हम कहेंगे कि ये ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। दोबारा देखिएगा, ए रूलर कंसीडर्ड लेजिटिमेट इफ दे इफ ही रिस्पेक्ट्स द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस, जो अरसे दराज से जो ट्रेडिशंस सेट हो चुकी हैं स्पेसिफाइंग द करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के जो करेक्टर्स हैं, फीचर्स हैं, उनको डिज़ाइन करती हैं या उसको बयान करती हैं। एंड द वे ऑफ अस्यूमिंग पावर, कि किस तरह जो है आपने हुकूमत हासिल करनी है, किस तरह आपने जो है गवर्नमेंट हासिल करनी है, पावर कैसे हासिल करनी है। ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी इज़ यूजुअली ए फीचर ऑफ द मोनार्कीज। तो जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है वो वहाँ जो है ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी जो है वो पाई जाती है। यानी ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी का तल्लुक बराह रास्त मोनार्की के साथ है, क्योंकि मोनार्की के अंदर हुकूमत जो है वो एक ट्रेडिशन है। मोनार्की के अंदर है कि जो इक़्तिदार है, जो पावर है, वो एक ही ख़ानदान के अंदर रहेगी और उसी ख़ानदान के अंदर जो है एक शख्स जब इक़्तिदार से अलग होगा तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसी कोई और शख्स जो है इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकता। तो ये क्या है? ये ट्रेडिशंस हैं, ये कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये उस सोसाइटी की जैसा सऊदी अरब के अंदर जो है ये ट्रेडिशंस पाई जाती हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट जो है क्या कह लेंगे उसको, हम कहेंगे कि वो ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी जो है वहाँ पे पाई जाती है या लेजिटिमेट मोनार्की वहाँ पे जो है पाई जाती है। और नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी या कैरिस्मेटिक लीडरशिप या कैरिस्मेटिक गवर्नमेंट। तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्या होती है? स्टेम्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज। देखिए, जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है ये कहाँ से इमर्ज करती है, कहाँ इसकी रीजन कहाँ से होती है? तो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सनल क्वालिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली ज़ाती सलाहियतें। कोई शख्स जो है उसके अंदर गैर मामूली ज़ाती सलाहियतें पाई जाती हैं और वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं उनको इस्तेमाल करके, उनको लोगों के सामने पेश करके वो अवाम की सपोर्ट हासिल कर लेता है और अवाम की भरपूर हमायत जो है उसको हासिल हो जाती है और फिर उसी हमायत के बुनियाद के ऊपर जो है वो इक़्तिदार हासिल कर लेता है। तो ऐसी जो लीडरशिप होगी उसको हम कहेंगे ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप है। और अगर जब वो अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल कर लेता है तो क्या है, फिर वो कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी जो है उसके मियार पर जो है पूरा उतरेगा। दोबारा देखिएगा, स्टेम्स फ्रॉम एन individuals extraordinary personal qualities and from that individuals hold over the followers because of these qualities। वो जो शख्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
पर्सनल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसके अंदर जो गैर मामूली सलाहियतें पाई जाती हैं, उनको इस्तेमाल करके वो लोगों के जो ज़हन हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। वो लोगों को उस तरह सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है, जैसा कि वो खुद चाहता है। यानी जो वो खुद चाह रहा होता है, उसके पास बात करने का इतना खूबसूरत फ़न होता है कि वो लोगों के ज़हनों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और लोगों को उस तरह सोचने के ऊपर मजबूर करता है, जैसा कि वो खुद चाह रहा होता है। जो उसकी पर्सनल आइडियोलॉजी होती है, उस पर्सनल आइडियोलॉजी को वो इतने पुरकशिश अंदाज से, इतने अट्रैक्टिव तरीके से जो है वो लोगों के सामने पेश करता है कि लोग उसकी राय से इत्तेफाक कर लेते हैं और लोग समझते हैं कि अब ये यही शख्स है जो हमें इस परेशानी से निकाल सकता है, हमें इस दुख से निकाल सकता है और हमारे जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल सिर्फ और सिर्फ ये शख्स पेश कर सकता है। चाहे उसके अंदर प्रैक्टिकली वो सलाहियत हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को यकीन दिला देता है। यानी आम लफ्ज़ों में अगर बात की जाए, तो वो लोगों को अनहोनी को होनी में तब्दील करने की जो है यकीन दिला देता है कि मैं कर सकता हूँ और लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। तो क्या होगा, ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है, उसको हम कैरिस्मेटिक लीडरशिप कहते हैं और जब लोग यानी उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसकी उन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको सपोर्ट देना करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कैरिस्मेटिक जो है वो कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी जो है वो उसके मेयार पर पूरा उतरेगा। सच charismatic individuals may exercise authority over the whole society or only a specific group within a larger society। तो वो जो कैरिस्मेटिक लीडर होता है वो बास का तो पूरी सोसाइटी के ऊपर होल्ड कर लेता है, यानी पूरी रियासत के ऊपर इक़्तिदार हासिल कर लेगा या उस रियासत के अंदर किसी खास तबके के ऊपर है वो इक़्तिदार हासिल कर। यहाँ जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनकी शख्सियत को जो है हम इसी कैटेगरी के अंदर शुमार करते हैं और इस तरह जो है तुर्किया के जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे उनका शुमार भी जो है वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप में होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी कैरिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर होता है कि उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जब पाकिस्तान बनेगा तो उसमें तुम्हारे ये जो मसाइल हैं, या वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, तो वो जो है वो हल हो जाएँगे और तुम बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुज़ारोगे। वो जो कैरिस्मेटिक लीडर होता है, वो अपनी बात को इस खूबसूरत अंदाज़ से इतना प्रैक्टिकली पेश करता है कि लोग उसकी उन बातों के ऊपर बिलीव कर लेते हैं और वो उसको अपना निजात दहिंदा समझना शुरू कर देते हैं। तो जब उसके अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाएगी तो वो लीडर जो है उसको हम कैरिस्मेटिक क्रिश्मा साज लीडर कहते हैं। यानी वो अनहोनी को होनी में तब्दील करने का लोगों को यकीन दिला लेता है। इस वक़्त जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इमरान खां को किसी हद तक हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। तो एक बहुत बड़े उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उनका हल जो है ये सिर्फ़ इमरान खां के पास है, कोई और शख्स के पास नहीं है। तो उसने लोगों को इस बात का यकीन दिला दिया है कि उसके पास तुम्हारे मसाइल का हल मौजूद है। तो इस तरह जो है बाज़ लीडर्स के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी किसी हद तक जो है इस कैटेगरी के अंदर शुमार होते थे। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल बात करता हूँ। ये जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, ये बेसिकली जो है ये जो है रैशनल इतनी नहीं होती और जो इसने वादे किए होते हैं, जो इसने लोगों को जो ख्वाब दिखाए होते हैं और लोगों को एक बेहतरीन और महफूज़ फ्यूचर जो है उसका ख्वाब दिखाया होता है, तो जब वो गवर्नमेंट हासिल कर लेता है, चूँकि उसके पास प्रैक्टिकली वसाइल नहीं होते, मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है कि वो उन वादों को अमली शक्ल देने में नाकाम हो जाता है। जब वो नाकाम हो जाएगा तो जिस तरह लोगों की बड़ी तेज़ी के साथ उसको सपोर्ट हासिल होती है, लोग इतनी तेज़ी के साथ लोगों की सपोर्ट से महरूम भी हो जाता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप देख सकते हैं कि एक वक़्त था कि कहा जाता था कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी खंबे को जो है वो टिकट दे दे, तो लोग उस खंबे को वोट दे देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर 1977 में जो है वो अवाम की हिमायत से महरूम हो गया और लोग उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर निकल आए। तो ये ऐसा होता है कि चूँकि क्यों ऐसा होता है कि जो उसने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो लोगों से बड़े जो है वो उनको सब्ज़ बाग दिखाए होते हैं, बड़े-बड़े वादे किए हुए होते हैं, जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान का बड़ा नारा लगा दिया था, तो प्रैक्टिकली जो है उस रियासत के पास इतने सोर्सेज़ नहीं होते कि वो उन वादों को मटीरियलाइज़ शक्ल जो है दे सके, अमली शक्ल दे सके। तो क्या होगा जब वो वादे पूरे नहीं होंगे, जिस तरह इमरान खान ने पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो है लोगों के जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया था, तब्दीली का, करप्शन के खात्मे का, तो उसमें वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो नाकाम हुआ है। तो जब नाकाम हो गया,
तो नतीजा क्या निकला कि लोगों की सपोर्ट उसको खत्म होना शुरू हो गई। लेकिन ये तो एक और अमल हुआ जिसके नतीजे में फिर दोबारा जो है उसको सपोर्ट हासिल हो गई है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर जो है प्रैक्टिकली जो है वो रूनुमा होती हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि रैशनल लीगल अथॉरिटी, ये तीसरी कैटेगरी है। पहली थी ट्रेडिशनल, दूसरी है कैरिस्मेटिक और तीसरी है रैशनल लीगल जो है वो अथॉरिटी क्या है। इज लिजिटिमेट बिकॉज लॉज, रूल्स, norms, procedures are respected and obeyed because they are laws, rules, norms and procedures. जो रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है वो बेसिकली रियासत का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रियासत के जो लॉस होते हैं, जो उसका जो लीगल प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करके जो है उसने इक़्तिदार हासिल किया होता है। तो इसलिए उसको जो है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि जो बाइडेन है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, वो एक रैशनल लीगल अथॉरिटी का दर्जा रखता है क्योंकि उसने रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है उसने इक़्तिदार जो है वो हासिल किया है। तो ऐसी अथॉरिटी जो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉज के मुताबिक, वहाँ के जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है उसके मुताबिक इक़्तिदार हासिल करती है, हुकूमत हासिल करती है, तो उसको रैशनल लीगल अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा। उसकी जो अथॉरिटी है उसको लिजिटिमेट जो है वो तस्लीम कर दिया जाएगा। रैशनल लीगल legitimacy derives from the system of the इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स। तो ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर जो है वहाँ पे बड़ा स्ट्रांग होता है और वहीं से जो है इसकी काम करते हैं। वेयर एन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश एंड इन्फोर्सेस लॉज एंड इन ऑर्डर टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो क्या होता है कि एक बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुख्तलिफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको रैशनल लीगल लिजिटिमेसी कहा जाएगा। और उसमें क्या है कि एंड इन ऑर्डर टू पब्लिक इंटरेस्ट, और वो सारे काम जो है इन पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। देयरफॉर इट इज़ through public trust that the government will abide by the laws। और इस तरह वो गवर्नमेंट भी जो है वो कवानीन, वो खुद भी कवानीन की पाबंद होती है और वो उस पॉलिटिकल सोसाइटी को भी कवानीन के मुताबिक जो है चलाने की कोशिश कर रही होती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ द लिजिटिमेसी। तो जो लिजिटिमेसी है उसकी मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स क्या हैं, यानी जो हमने 3 कैटेगरी ली हैं, ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी और कैरिस्मेटिक लीडरशिप लिजिटिमेसी और रैशनल लीगल, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द रूलर इंजॉइंग द ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी। तो वो रूलर्स जो ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी को जो है इंजॉय करते हैं, उसमें किंग सलमान सऊदी अरब का, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि दुनिया में जहाँ भी बादशाह होगी वहाँ बादशाह जो है उसकी वो जो अथॉरिटी है उसको ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी कहा जाएगा। और वो एक जो ट्रेडिशन सेट हो चुकी होती हैं ऑलरेडी जो है उसके मुताबिक हुकूमत हासिल करता है। तो सऊदी अरब का जो किंग सलमान है वो जो है वो ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी जो है उस मियार पर पूरा उतरता है। नेक्स्ट है जी कैरिस्मेटिक लिजिटिमेसी। प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो जब तुर्की जो है वो वजूद में आया आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो उस वक्त जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा की कोशिशों से, जद्दोजहद से जो है वो जदीद तुर्की जो है इसकी बुनियाद रखी गई। और इस तरह मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जो है वो कैरिस्मेटिक लीडरशिप कहा जाता है और उसकी जो लीडरशिप है उसको कैरिस्मेटिक लिजिटिमेसी के मियार पर पूरा उतरता हम देखते हैं। इस तरह क़ायद आज़म हमदनी जिन्ना जो है उसका शुमार भी इस तरह की लीडरशिप में होता है। तो नेक्स्ट है जी, एंड रैशनल लीगल लिजिटिमेसी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कोई भी रियासत जो है जहाँ पे कोई शख्स जो है वो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बकायदा एक प्रोसीजर के मुताबिक इक़्तिदार हासिल करता है, उसको जो है हम रैशनल लीगल जो है वो लिजिटिमेसी का जो है नाम देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, इन पॉलिटिकल साइंस लिजिटिमेसी मींस पॉपुलर एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल रिजीम एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गया। आई थिंक कि आप इसका पूरा थीम समझ चुके होंगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिजिटिमेसी का क्या मतलब है। पॉपुलर एक्सेप्टेंस यानी अवामी हमायत, जब अवाम की हमायत किसी को हासिल हो जाए, चाहे वो ट्रेडिशनल लिजिटिमेसी हो, ट्रेडिशनल लीडरशिप हो, वो रैशनल हो, या वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो और वो कैरिस्मेटिक हो। तो जब अवाम की उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो जो लीडरशिप है उसको हम लिजिटिमेट पॉलिटिकल साइंस की गवर्नमेंट कहेंगे कि ये लिजिटिमेट लीडर है या लिजिटिमेट गवर्नमेंट है। क्या है, दोबारा देखिएगा, इन पॉलिटिकल साइंस लिजिटिमेसी मींस पॉपुलर एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। जब भी किसी गवर्नमेंट को पॉपुलर एक्सेप्टेंस हासिल हो जाती है, यानी अवाम की
हमायत हासिल हो जाती है, सपोर्ट हासिल हो जाती है। पॉलिटिकल रजीम, जब किसी दौरे हुकूमत को, किसी हुकूमत को पॉपुलर एक्सेप्टेंस हासिल हो जाए, और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अवाम की हिमायत हासिल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के मियार पर पूरा उतरता है। लेजिटिमेसी इज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है, डेट इज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल एंड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रियासत के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाई जाती हो और इंतशार ना हो, बदअमनी ना हो, अनरेस्ट ना हो, तो फिर ज़रूरी है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेट होना ज़रूरी है। अगर वो लेजिटिमेट नहीं है तो वहाँ पे पॉलिटिकली जो है अनरेस्ट पाया जाएगा और इकोनॉमिक अनरेस्ट भी पाया जाएगा, सियासी और मुआशी इंतशार पाया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इसी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि इस वक्त की जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसके बारे में उसको अवाम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल नहीं है। तो अवाम समझते हैं कि जिस तरीक़ेकार के ज़रिए ये लोग हुकूमत में आए हैं, ये तरीक़ेकार जो है ये ना तो ट्रेडिशनल है, ना कोई कानूनी है। इसको ओवरऑल हम कहेंगे अवाम अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और इस बात का जो एहसास है वो उस गवर्नमेंट को भी है। यही वजह है कि इस क्राइसिस के अंदर जब इलेक्शन की बात होती है तो वो इलेक्शन से जो है वो थोड़ा सा गुरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते, अब देखें, हम पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रखे हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रखे हैं। हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्या है कि हम मुआशी तौर पे जो है वो दिवालिया होने वाले हैं, और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फंक्शनल नहीं रहा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेसी के मेयार पर पूरा नहीं उतरती, और उसको अवाम की एक्सेप्ट हासिल हासिल नहीं है, अवाम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल नहीं है। तो विदाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल और विदाउट द रिकग्निशन ऑफ द पीपल, या कंसेंसस जब तक नहीं होगा, तो उस वक्त देखते हैं ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप है, उसको जो है वो अवाम की एक्सेप्टेंस भी हासिल हो, अवाम की मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल हो, और कंसेंसस पाया जाता हो, इत्तफाक़ राय पाया जाता हो कि ये गवर्नमेंट जो है वो दुरुस्त है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बैरियर्स ऑफ लेजिटिमेसी, यानी लेजिटिमेसी के रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? पॉवर्टी, डिक्टेटरशिप, टेररिज्म, लैक ऑफ पॉलिटिकल टॉलरेंस, करप्शन, करप्ट गवर्नमेंट या करप्शन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आर द बैरियर्स ऑफ लेजिटिमेसी। तो जो लेजिटिमेसी है, जायजियत के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं? तो उसमें पॉवर्टी है, यानी गुर्बत। जिस माशरे के अंदर गुर्बत होगी वहाँ पे लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पैदा होगा। जहाँ पे डिक्टेटरशिप पाई जाती है, ताकत के जोर पे कोई अदारा या कोई फर्द इक़्तिदार के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेता है, तो वहाँ भी लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पैदा होगा। जहाँ पे टेररिज्म है, वहाँ भी जो है लेजिटिमेसी, लैक ऑफ पॉलिटिकल टॉलरेंस, अगर लोगों के अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, वो अपोजिशन को टॉलरेट नहीं करती, अपोजिशन गवर्नमेंट को टॉलरेट नहीं करती, या जो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनको टॉलरेट नहीं किया जाता, तो विदाउट टॉलरेंस जो है आप वहाँ पे लेजिटिमेसी जो है वो नहीं ला सकते। तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं डेमोक्रेसी के साथ और लिबरलिज्म के साथ। और नेक्स्ट है कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये भी बहुत बड़ी रुकावट है। जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पैदा होगा। और ये क्या है, ये सब की सब हैं बैरियर्स ऑफ लेजिटिमेसी, यानी लेजिटिमेसी में रुकावट ये चीज़ें पैदा करती हैं। जिन मुल्कों के अंदर ये इशू नहीं है, वहाँ पे जो है लेजिटिमेसी जो है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जहाँ ये इश्यूज़ होंगे, वहाँ वहाँ गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है उसके ऊपर लाजमी तौर पर जो है क्वेश्चन मार्क लिया जाएगा कि ये गवर्नमेंट जायज़ नहीं है। फैक्टर्स विच इफेक्ट द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के ऊपर असर अंदाज होते हैं? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मीन्स ऑफ एक्वायरिंग पावर, किस तरीके के जरिए जो है वो पावर हासिल की गई है, किस तरीके के जरिए गवर्नमेंट हासिल की है, हुकूमत किस तरह हासिल की गई है। तो पहला क्या है, हुकूमत हासिल करने के जरिए कौन से हैं? द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय द मीन्स ऑफ थ्रू विच इट एक्वायर्स पावर। देखा, यानी फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो किसी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो देखा जाता है कि जिस तरीके से इसने गवर्नमेंट हासिल की है वो तरीक़ेकार जायज़ है या नाजायज़ है। अगर वो नाजायज़ है, नाजायज़ से मुराद है इल्लीगल है, वो जो है लॉफुल नहीं है, वो राइट नहीं है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो लीगल नहीं है, तो क्या है, और उसको अवाम की जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं है,
तो फिर उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा और उसको इलीजिटिमेट कहा जाएगा। वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो जो द legitimacy of government is determined by the means of through which it acquires government। किसी भी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, देखेंगे कि इसने किस तरीके से गवर्नमेंट हासिल की है। तो गवर्नमेंट हासिल करने का जो तरीक़ेकार है उसके लिए ज़रूरी है कि वो लेजिटिमेट हो, यानी वो लीगल हो, लॉफुल हो और वो एक प्रोसीजर के ज़रिए हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है। अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ये इल्लीजिटिमेट है, लेजिटिमेट नहीं है। और नेक्स्ट नंबर 2 है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। दूसरा फैक्टर जो विच अफेक्ट द लेजिटिमेसी वो है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मोस्ट importantly citizens participation are all necessary for government to continue to be seen as legitimate। किसी भी गवर्नमेंट को अपने आप को जब वो लेजिटिमेट कंसीडर करती है तो क्या जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी उस सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं वो उसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती हों। जैसे अमेरिका में इलेक्शन होते हैं या बरतानिया के अंदर इलेक्शन होते हैं, इवन इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल कल्चर बड़ा स्ट्रांग पॉलिटिकल कल्चर है इंडिया का, वो हमें उसको जो है वो उसकी जो है वो करना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया जो है उसने अपने आप को इतना पॉलिटिकली डेवलप कर लिया है कि उसका जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन के अंदर जो है उसके इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता और अपोजिशन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो क्या है कि अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन होता है, अब देखें दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन अमेरिका में भी होता है। वहाँ पे 50 रियासतें जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट होने का दावा इंडिया का है, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता। तो वहाँ क्या है कि जब इलेक्शन हो जाता है, एक पार्टी जीत जाती है, तो अमेरिका में तो ये कल्चर है, बड़ा डेवलप्ड कल्चर है, स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि जो पार्टी हार जाती है वो जीतने वाली पार्टी को कहता कंग्रेचुलेशन जो है वो पे करती है और कहती है कि आपको मुबारक हो, और वो 4 साल इंदा जो है इंतजार करती है। इंडिया के अंदर भी ये कल्चर पाया जाता है, बरतानिया में ये कल्चर पाया जाता है। तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पॉलिटिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ये कल्चर पाया जाता है। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन आर ऑल नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू टू बी सीन एज लेजिटिमेट। तो उसको क्या है कि उसको पॉलिटिकल पार्टीज भी रिकग्नाइज करती हों, प्रेशर ग्रुप्स भी रिकग्नाइज करते हों, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी उसको रिकग्नाइज करते हों, और फिर हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे अपने फ़रज़ जो है वो सारा अंजाम दे सकती है। तीसरा फैक्टर देखते हैं कौन सा है, इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो लेजिटिमेसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखे हैं, जो हम कर रहे हैं कि ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, लोगों की उसको सपोर्ट हासिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ये सारी चीज़ें भी अगर हों, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी उसको रिकग्नाइज करती हो। तो इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है उसके लिए तीसरा बुनियादी फैक्टर है, द लेजिटिमेसी ऑफ ए गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाय द popular acceptance among the citizens, it is also affected by the recognition of the other countries। जब तक जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो उस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेगी एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो अगर उसको इंटरनली एक्सेप्टेंस हासिल हो भी जाती है तो फिर भी उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क होगा, उसको दूसरे मालिक के साथ तल्लुकात कायम करने में जो है मुश्किलात पेश आएंगी अगर दुनिया जो है उसको एक्सेप्टेंस नहीं देती, उसको रिकग्नाइज नहीं करती। तो ज़रूरी होता है, आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ ये तो एक जनरल प्रैक्टिस हो गई अब तो, जब भी हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं तो जो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो भी उसको वॉच कर रहा होता है, बाकायदा उनके नुमाइंदे पोलिंग बूथ के ऊपर बैठे होते हैं, पोलिंग स्टेशन को वो वॉच कर रहे होते हैं और वो पब्लिक ओपिनियन भी ले रखे होते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि जहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए नई हुकूमत के क़याम के लिए जो जनरल इलेक्शन किए जा रखे हैं वो किस हद तक फेयर हैं, किस हद तक जो है वो इम्पार्शियल हैं, और उसको वॉच कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल जो मीडिया है वो ये कह देता है कि ये पार्शियल नहीं है और इसके अंदर रिगिंग हुई है, तो फिर उनको जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस गवर्नमेंट को जो है वो
रिकग्निशन हासिल नहीं होगी और उसको वो लेजिटिमेट यानी जायज़ गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात बुरी तरह मुतासर होते हैं। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल मीडिया जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को वॉच कर रहा होता है, वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है और सर्टिफ़िकेट दे देता है कि ये बाकायदा लीगल तरीके से हुई हैं, इसमें कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई किसी ने असरअंदाज़ होने की कोशिश नहीं की, तो फिर उसको क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन हासिल हो जाती है। तो वो इंटरनेशनली जो है उसको लेजिटिमेट कंसीडर जो है वो कर लिया जाएगा। ये दोबारा देखिए कि द सॉरी द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ऑलवेज अफेक्टेड बाय द पॉपुलर एक्सेप्टेंस अमंग द सिटीजन। यानी किसी भी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो सिर्फ अवाम की एक्सेप्टेंस से ही मुतासर नहीं होती, बल्कि इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द रिकग्निशन ऑफ द अदर कंट्रीज। दूसरे मालिक जो हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं करते, उससे भी जो है किसी भी गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो इफेक्ट जो है वो होती है। और लास्ट पॉइंट आई थिंक रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। एक तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, लोगों की उसको सपोर्ट हासिल है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक और जो चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो है कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं और वहाँ के जो कस्टम्स हैं उसके मुताबिक है कि नहीं है, उसको फॉलो भी करती है कि नहीं है। एक गवर्नमेंट्स रिस्पेक्ट फॉर द पीपल्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द लेजिटिमेसी। जब कोई गवर्नमेंट है लोगों की ट्रेडिशंस को, लोगों के कल्चर को, उनके जो लिविंग नॉर्म्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके मुताबिक वो अख्तियार इस्तेमाल करती है, तो उसको जो है वो अवाम की एक्सेप्टेंस हासिल हो जाती है, सपोर्ट हासिल हो जाती है। लेकिन अगर वो लोगों की ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देती या उसके खिलाफ काम करती है, तो उसकी जो लेजिटिमेसी है वो जो है वो मुतासर हो सकती है। सिटीजन्स would view a government as legitimate if it respects uh, social traditions and practices। जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस होती हैं, सोसाइटी की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके जो कस्टम्स होती हैं, रहन सहन का जो तरीक़ेकार होता है, उसके रस्म व रिवाज जो होते हैं, तो अगर सिटीजन ये देखते हैं कि क्या उसको उसके अंदर उसको एक्सेप्टेंस दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। अगर वो गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रखी है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, तो उसको अवाम की तरफ से सपोर्ट हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो अगरचे कानूनी तरीके से क्यों ना ही हो, लेकिन वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल ट्रेडिशंस हैं और जो सोशल कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाना शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी लेजिटिमेसी जो है वो पूरी तरह जो है मुतासर होगी। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो है अगर कोई गवर्नमेंट आने के बाद जो है ऐसी कानून साजी करती है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त ना हो, तो वो बहुत जल्द जो है क्या होगा, वो अवाम की सपोर्ट से महरूम हो जाएगी। तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसकी जो लेजिटिमेसी है वो जो है वो मुतासर हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि वो जो सोशल कल्चर है, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको जो है वो एक्सेप्ट करे और उसकी रिस्पेक्ट करे, ताकि अवाम के नज़रों में जो है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो कायम रहे। जी, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इजाज़त दीजिएगा। इसके ऊपर फीडबैक के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। लाज़मी तौर पे फीडबैक दिया करें। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा मुफ़ीद होता है, बड़ा यूज़फुल होता है। जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं लेक्चर की, रिकॉर्डिंग की, इसके स्टैंडर्ड के बारे में, जहाँ आपके पास कोई नई ओपिनियन हो, तो उसके बारे में आप ज़रूर हमें आगाह किया करें, ताकि हम नेक्स्ट जो काम करें तो वो कम से कम आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। आपके आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी के सिलसिले हो, या आप जनरल चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो, ताकि हमारी ये काविश जो है ये किसी के काम आ सके। यही हमारा बुनियादी मकसद है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।